आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी के चैप्टर नंबर 7 के कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ओ सदा नीरा, इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं और ओ सदा नीरा जो पाठ है इसे साहित्य के निबंध की श्रेणी में रखा गया है। मतलब ओ सदा नीरा निबंध है, इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि जगदीश चंद्र माथुर का परिचय दें या जगदीश चंद्र माथुर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा जगदीश चंद्र माथुर हिंदी साहित्य के एक विख्यात लेखक, नाटककार, संस्कृति कर्मी और प्रशासक थे। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। इन्होंने अंग्रेजी भाषा से एमए की शिक्षा प्राप्त किया था। 1941 ईस्वी में इन्होंने आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण किया और उसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब इंडिया लौटे तो बिहार में शिक्षा सचिव के पद पर बहाल हुए। 1944 ईस्वी में इन्होंने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। कुछ वर्ष ऑल इंडिया रेडियो के निर्देशक भी रहे। इन्होंने कई सारे पुस्तकें भी लिखी, जिसमें प्रमुख है मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कोणार्क, बंदी, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह की टेक, गगन सवारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 14 मई 1978 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था जगदीश चंद्र माथुर का परिचय। दूसरा प्रश्न आता है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध का सारांश प्रस्तुत करें। कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न 5 नंबर में। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध का सारांश प्रस्तुत करें। आपका उत्तर होगा ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया एक प्रमुख निबंध है। इस निबंध में जगदीश चंद्र माथुर ने गुलाम भारत में नीलहे अफसरों के मतलब अधिकारियों के अत्याचार, तिनकठिया प्रथा, महात्मा गांधी के संघर्ष, बिहार के तत्कालीन स्थिति, गरीबी, बधुआ मजदूरी के हालात का चित्रण किया है। इसके अलावे जगदीश चंद्र माथुर ने इस निबंध में गंडक नदी के किनारे जो संस्कृति बसी उसके बारे में चर्चा किया है। गंडक नदी के विनाश लीला पर प्रकाश डाला है। इस निबंध का प्रारंभ चंपारण के प्राकृतिक वातावरण से होता है। वहां का बड़ा ही प्रभावी और मनोहर कार्य वर्णन जगदीश चंद्र माथुर ने किया है, जो मानवीकरण का रूप लेता हुआ दिखाई देता है।
दूर दूर तक समतल मैदान दिखाई दे रहा है। ट्रैक्टर के चलने से मानो कि उंगलियों का छाप बन गया हो। नदी में जल इतने कम हो गए हैं कि लगता है कि नदियों ने लज्जा के कारण अपने जल को सिकुड़ा लिया है। समाज में जो पहले संस्कृति थी, संस्कृतियां मिटती जा रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई उन्मत्त यौवन वीरांगना है, अथवा कैकई का क्रोध आया, जैसे कैकई के क्रोध ने दशरथ का विनाश कर दिया। शायद कैकई के क्रोध के समान ही गंडक नदी की बाढ़ की प्रचंडता ने चंपारण के क्षेत्र के संस्कृति को, सौंदर्य को नष्ट कर दिया। हालांकि इस बाढ़ के लिए जिम्मेवार मनुष्य ही है, क्योंकि मनुष्य के लोलुपता का ही परिणाम है कि लोग अपने स्वार्थ में आकर, लोलुपता में आकर बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा, वसुंधरा भोगी मानव अपने स्वार्थ में आकर धरती को भोगा। कुछ धर्मांध मानव भी है, कुछ ने तो अपने स्वार्थ के लिए क्षेत्र को, प्रकृति को दोहन किया, तो कुछ धर्म के आड़ में आकर प्रकृति का विनाश किया। ये तो बात रही प्राचीन काल की। मध्यकाल की भी बात करें तो मध्यकाल में भी मुगलों ने यहाँ वर्चस्व स्थापित किया। मुगलों ने भी जंगलों का विनाश किया। मुगल के जाने के बाद अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों ने भी अपने रेल परियोजना के विकास के लिए, बड़े बड़े भवनों के निर्माण के लिए, सड़क के निर्माण के लिए जंगलों का विनाश किया। अंग्रेजों के शासनकाल में बंगाल से या कई क्षेत्र से लोग आकर वहां पर बस गए कि जो यहाँ एक नई संस्कृति का, नई कल्चर का विकास हुआ। चंपारण का महत्व इस बात में भी है कि चंपारण महात्मा गांधी के राजनीति का केंद्र बिंदु है, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत चंपारण से ही किया। इस तरह इस पाठ में जगदीश चंद्र माथुर ने चंपारण के कल्चर, गंडक नदी की द्वारा की गई विनाश लीला का बड़ा ही सुंदर तरीके से चित्रण करने का काम किया है। अगला प्रश्न है जो कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के क्या कारण है। चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के क्या कारण है? आपका उत्तर होगा चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का मूल कारण है बेरहमी से वृक्ष का, माना पेड़ का कटाई, नदी के तली में अवसाद का जमा होना और नदियों के मार्ग में रुकावट चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ के प्रचंडता का मूल कारण। अगला प्रश्न है इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का मतलब क्या है? इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का मतलब क्या है? आपका उत्तर होगा कीमियाई प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पारा मतलब मरकरी पर कुछ विलेपन करके उसे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिस कारण वह सोना में बदल जाता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि जैसे पारा पर को गर्म करने पर, कुछ विलेप करके गर्म करने पर वह सोना में बदल जाता है, एक नए पदार्थ में बदल जाता है, उसी प्रकार से दक्षिण के कुछ लोग आए, चंपारण के क्षेत्र में बस गए। इस तरह से दोनों के मिलने से एक नई संस्कृति का विकास हुआ। इसी नई संस्कृति के विकास की प्रक्रिया को कीमियाई के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है धांगर शब्द का अर्थ क्या है? धांगर शब्द का अर्थ क्या है? आपका उत्तर होगा धांगर
उराव भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। धांगर एक आदिवासी है जो दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में रहती है। इसको नीलहोए अंग्रेज मजदूरी और नील की खेती करवाने के लिए चंपारण के क्षेत्र में लाए थे। अगला प्रश्न है, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। आपका उत्तर होगा, थारुओं की कला उनके दैनिक जीवन का एक अंग है। इनके संस्कृति में सिक की रंग बिरंगी टोकरियां बनाई जाती हैं और जब कोई नववधु नवविवाहिता स्त्री पहली बार अपने पति को खिलाने के लिए खेत पर जाती है तो अपने माथा पर एक बीरा रखती है। बीरा के ऊपर एक पीढ़ा रखती है। पीढ़ा के ऊपर सिक का बना हुआ टोकरी, सुंदर सा झलड़ी लटका हुआ टोकरी रखती है। टोकरी में अपने पति के लिए कलेवा मतलब भोजन रखती है और दोनों हाथ से उस टोकरी को अपने माथे पर रखकर पकड़कर और दांतों से अपने साड़ी के पल्लू को दबाते, लाज को छुपाते हुए खेत तक पहुंचती है। ऐसा प्रतीत होता है, यह सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रकृति ने सारी सुंदरता वहीं पर लाकर रख दिया। अगला प्रश्न है, अंग्रेज नीलहों पर क्या अत्याचार करते थे? अंग्रेज नीलहों पर क्या अत्याचार करते थे? आपका उत्तर होगा, अंग्रेज नीलहों पर अनेक सारे अत्याचार करते थे। जैसे 20 कट्ठा जमीन के 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना, अपनी उपज को खुले बाजार में नहीं बेचना, अपने वस्तु का कीमत स्वयं तय नहीं करना और जमींदारों के यहां सप्ताह में एक बार बिना मजदूरी के काम करना। अगला प्रश्न है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज दिलचस्पी क्यों नहीं ली या क्यों नहीं ले रहे थे? गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे थे? तो आपका उत्तर होगा, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज दिलचस्पी इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि पुल बन जाने से दक्षिण के लोग उत्तर भारत में आ जाते और बगावत हो जाती। क्योंकि दक्षिण के लोग क्या थे? बागी थे। तो जैसे ही वो दक्षिण से उत्तर आते, किसानों के दुर्दशा को देखते तो किसानों के दुर्दशा को देखकर आंदोलन को तैयार हो जाते। इसी डर से अंग्रेजों ने गंगा पर पुल नहीं बनाया ताकि लोगों का आवागमन बंद हो जाए, इस क्षेत्र की दुर्दशा उस क्षेत्र में जानकारी न मिल सके। अगला प्रश्न है, चंपारण की शिक्षा व्यवस्था के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया? चंपारण की शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी ने क्या किया? आपका उत्तर होगा, चंपारण की शिक्षा व्यवस्था के लिए महात्मा गांधी ने बरहरवा, मधुबन, भितिहरवा में विद्यालय की स्थापना किया। तीनों ही विद्यालय में निष्ठावान कार्यकर्ता तैनात किए। ये निष्ठावान कार्यकर्ता महाराष्ट्र और गुजरात से आए थे। बरहरवा विद्यालय में तो इन्होंने बबन जी गोखले और उनकी पत्नी अवंतिका बाई गोखले को नियुक्त किया, जो विदेश से शिक्षा प्राप्त करके आए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी क्या आदर्श थे? महात्मा गांधी के शिक्षा के संबंध में क्या आदर्श थे? आपका उत्तर होगा, महात्मा गांधी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से बहुत दुखी थे। वर्तमान शिक्षा को हे दृष्टिकोण से, मतलब नीच दृष्टिकोण से देखते थे। गांधी जी का आदर्श था, गांधी जी का कहना था,
शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे के चरित्र का निर्माण हो सके, उसके बौद्धिकता का विकास हो सके, क्योंकि चरित्र निर्माण और बौद्धिक विकास से ही एक आदर्श व्यक्ति का निर्माण हो सकता है और आदर्श व्यक्ति ही आदर्श राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो ये गांधी का शिक्षा के प्रति आदर्श थे, विचार थे, सोच थे। अगला प्रश्न है, पुंडलिक जी कौन थे या पुंडरिक जी कौन थे? आपका उत्तर होगा पुंडलिक जी महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित भितिहारवा विद्यालय के शिक्षक थे। पुंडरिक जी महात्मा गांधी द्वारा स्थापित भितिहारवा विद्यालय के शिक्षक थे। गांधी जी ने बेलगांव से लाए थे ताकि वह भितिहारवा आश्रम की देख रेख कर सके और बच्चों में शिक्षा दान दे सके और आदर्श समाज का निर्माण कर सके। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में किन 2 सीखों का उल्लेख किया? गांधी ने चंपारण आंदोलन में वहां के लोगों को कौन सा 2 सीख दिया? आपका उत्तर होगा गांधी जी चंपारण आंदोलन में चंपारण के लोगों को 2 सीख दिया। पहला निर्भीकता, मतलब किसी से डरो नहीं। दूसरा सत्याचरण, मतलब हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलो, क्योंकि निर्भीकता और सत्याचरण से मानव अत्याचारी से अत्याचारी और क्रूर से क्रूर व्यक्ति के मन मस्तिष्क को बदल सकता है। अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा पाठ आपके सामने कैसा प्रश्न खड़ा करता है? ओ सदानीरा पाठ आपके सामने कैसा प्रश्न खड़ा करता है? तो आपका उत्तर होगा ओ सदानीरा पाठ हमारे सामने कई प्रश्न करता है, खड़ा करता है। जैसे प्रकृति के दोहन का कुप्रभाव। दूसरा, जंगल के बड़े पैमाने पर कटने से मानव पर और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? जंगलों की कटाई का परिणाम बाढ़, दलदल, गांव की बर्बादी। गंडक में कूड़ा कचरा फेंकने से गंडक की विनाश लीला। लेकिन इसके साथ साथ चंपारण क्षेत्र में जो बौद्ध स्तूप है, जो बौद्ध मठ है, उसके बारे में भी हमको जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, अर्थ स्पष्ट करें। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, अर्थ स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा, यह प्रसंग उस समय आया है जब जंगलों की कटाई डटकर हो रही है, मनुष्य जंगल को काट रहा है, खेत, पशु और पक्षियों को नष्ट कर रहा है, नदियों पर बांध बनाकर नदी के अस्तित्व को नष्ट कर रहा है। धरती को भोगने की लालसा ने मानव को वसुंधरा भोगी बना दिया है। दूसरी ओर एक मानव है जो धर्मांध है, धर्म का आचरण करता है। वह गंगा को माता कहता है, पर अपने घर के सारे कूड़ा करकट, पूजन सामग्री को गंगा में फेंक रहा है। इस तरह दोनों ही मानव प्रकृति का विनाश कर रहा है, चाहे भोगी बन के करे या धर्मांध बनकर करे। दोनों में अंतर क्या है? जहां एक प्रकृति का विनाश भोग के लिए कर रहा है, वहीं दूसरा प्रकृति का विनाश धर्म के आड़ में कर रहा है। अगला प्रश्न है, कैसी है चंपारण की यह भूमि? मानो विस्मृति के हाथों में बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहता है, अर्थ स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा, यह चंपारण क्षेत्र का चित्र है, वहां की वास्तविकता है। मुसलमान आक्रमणकारी आए, वहां पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी वहां की भूमि पर कब्जा जमा लिया, जनता का शोषण किया और पूर्वी बंगाल से भारी मात्रा में शरणार्थी आए। सबने चंपारण की भूमि को अपने समेट लिया, लेकिन चंपारण की भूमि ने अपनी उदारता के साथ सबको अपना निधि सौंप दिया।
उपयोग करो, प्रयोग करो। अगला प्रश्न है, चौर और मन किसे कहते हैं? चौर और मन किसे कहते हैं, वह कैसे बने और उसमें क्या अंतर है? तो आपका उत्तर होगा, चंपारण में गंडक नदी के दोनों किनारे या दोनों ओर, चंपारण में गंडक नदी के दोनों किनारे या गंडक नदी के दोनों ओर भिन्न भिन्न आकृति के ताल, मतलब गड्ढा बना हुआ है। इसमें कोई ताल छिछला है, माने कम गहरा है, तो कोई ताल ज्यादा गहरा है, बड़ा है। यह ताल निर्मल जल से, ठंडा जल से, साफ जल से भरा हुआ है। इसमें जो छिछला है, कम गहरा है, उसे चौर कहते हैं, और जो बड़ा है, विशाल है, गहरा है, उसे मन कहते हैं। और अंतिम प्रश्न है, कपिलवस्तु से मगध के जंगल तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से किया? कपिलवस्तु से मगध तक के जंगल की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से किया? आपका उत्तर होगा, कपिलवस्तु से मगध तक के जंगल की यात्रा बुद्ध ने लौरिया नंदनगढ़ से रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए एक नदी निकलती है जो नेपाल के भिखनथोड़ी तक जाती है। इस नदी का नाम है पंडई। तो उसी पंडई नदी के सहारे महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु से मगध तक के जंगलों की यात्रा किया। तो ये रहा इतिहास 100 अंक हिंदी के चैप्टर नंबर 7 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। आप सब इसको सुन लेंगे और जो मैं उत्तर स्क्रीन पर लिख के डाल रहा हूं, आप सब देख पा रहे हो, उसको अपने डायरी पर, कॉपी पर लिख लेंगे ताकि परीक्षा के समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।